आज हम देखते हैं राजपूत काल। राजपूत काल जो हमारा स्टार्ट होता है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये 600 ईसा पूर्व से 600 लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय राजनीति का जो मगध और उसकी जो पाटलिपुत्र की राजधानी थी, उनमें ये सारा चल रहा था। और उसके बाद पाटलिपुत्र का स्थान जो था वो पाटलिपुत्र, फिर यहाँ से जो राजपूत काल के जो राजा वगैरह थे उन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है। कन्नौज की महत्ता हर्ष ने बढ़ाई। हर्ष एक राजा थे, इन्होंने इसकी बढ़ाई थी उपयोगिता, और कन्नौज को अब महोदय श्री कहा जाने लगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 150 सालों तक जो था, लगभग इसके मृत्यु के 150 वर्षों तक कोई इम्पोर्टेंट राजा या महत्वपूर्ण राजा शासक भारत में नहीं उभरा। फिर बंगाल, बिहार में पाल वंश और मालवा, राजस्थान तथा गुजरात में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य था। ठीक है। फिर जो पाल वंश था और मालवा, ठीक है, राजस्थान तथा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, और जो था दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का। तो इन्हीं सबको मिला करके जो संघर्ष शुरू होता है, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ये तीनों चारों राजाओं जो थे आपस में लड़ा करते थे। ठीक है। और इसका जो लड़ने का, इन लोगों का जो संघर्ष का कारण था, इसका उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, और व्यापारिक मार्ग। ये उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए और व्यापार मार्गों के लिए उपयोग में लाए जाने वाला ये क्षेत्र था। इसी क्षेत्र के लिए सिर्फ ये त्रिपक्षीय जो इनमें चल रहे थे संघर्ष, वो चल रहे थे। अब पहला हम देखते हैं पाल वंश। पाल वंश, ठीक है, इनका जो उदय था वो बंगाल में हुआ था। बंगाल के वंशज थे ये, सॉरी, बंगाल में उदय। ठीक है। और पाल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गोपाल। ये था संस्थापक। ठीक है। फिर इसके बाद इसका पुत्र जो होता है उसका नाम था धर्मपाल। ठीक है। और यही जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है, महत्वपूर्ण शासक होता है। ठीक है।
और एक ये जो था धर्मपाल, ये इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बहुत ही कट्टर अनुयायी था। और इसने कुछ निर्माण करवाया था। पहला तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर विक्रमशिला, विक्रमशिला बौद्ध विहार, और सोमपुर बौद्ध विहार, सोमपुर बौद्ध विहार, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था। ठीक है, इनकी स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल। इसीलिए जो ये पाल वंश है, ये बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। और ये यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पाल वंश जो था ये राजपूत काल का पहला वंश था। फिर उसके बाद जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे, इन्होंने मिहिर भोज को, मिहिर भोज नाम का राजा था, इसको पराजित किया था। ठीक है, इसको पराजित किया। और इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना दूत मंडल इसके दरबार में भेजा। और दूत मंडल भेजने का उद्देश्य जो था, दूत मंडल भेजने का जो उद्देश्य था वो था नालंदा में जावा के विद्यार्थियों, नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना, विशेष विद्यालय की स्थापना एवं खर्च हेतु 5 गांव का अनुदान देना था, 5 गांव का अनुदान देना था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और नारायण पाल जो था इसके बाद, वो भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था, लेकिन वो एक ऐसा अनुयायी था, उसने कई सारे शिव मंदिर भी बनवाए थे। फिर है संध्याकर नंदी, रामपाल के दरबार में रहते थे। संध्याकर, संध्याकर नंदी जो थे, नंदी, ये रामपाल के दरबार में रहते थे, रामपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक रचना की थी, रामचरितमानस, रामचरितमानस का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। इसका जो अनुवाद नहीं, रचना की थी, संस्कृत मानस का संस्कृत भाषा
में रचना किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक हिंदू धर्म में कानूनी ग्रंथ है, इसका नाम है दाय भाग, और एक दूसरा है मिताक्षरा। ठीक है, ये उत्तराधिकार के लिए कानून है। तो मिताक्षरा को अभी नहीं, दाय भाग जो है इसका जो रचयिता थे उनका नाम था जीमूत वाहन। जीमूत वाहन नामक विद्वान हुए इन्होंने दाय भाग नामक, यह एक हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ है। ठीक है, दाय भाग। इस काल में शिक्षा की उन्नति हुई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी ही स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। ठीक है, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, सभी पाल जो थे, पाल वंशी, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा मध्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट काल माना जाता है। ठीक है, अब आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है ये 730 ईस्वी में नागभट्ट ने की थी। नागभट्ट ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना की। ठीक है, नागभट्ट प्रथम का राष्ट्रकूट शासक जो था, दंत दुर्ग से युद्ध हुआ जिसमें नागभट्ट प्रथम जो है पराजित हो गया। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इंद्र आयुध को पराजित किया। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय हुआ, और द्वितीय के शासनकाल इसने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रा युद्ध को पराजित किया और आगे बढ़कर धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने, अब जो इसका वास्तविक वो था संस्थापक, वो नागभट्ट द्वितीय था। द्वितीय ने कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज जो थे ये कोई
राजा नहीं बल्कि यह एक पदवी थी। और मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि वह वराह की उपाधि धारण की और स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में मिलता है कि इसने वराह की उपाधि ली और खुद को विष्णु का अवतार कहा। ठीक है। फिर मिहिर भोज का राष्ट्रकूट जो शासक था कृष्ण द्वितीय से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, और बाद में उसने मिहिर भोज पराजित हो गया और उसने कन्नौज को वापस चला गया। फिर इसके समय में अरबी यात्री सुलेमान तो जो नागभट्ट द्वितीय था, इसी के समय एक अरबी यात्री जो था सुलेमान, यह भारत आया था। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में मिहिर भोज के पास सबसे बड़ी सेना थी और सुलेमान इसे इस्लाम का शत्रु बताया। ठीक है। सुलेमान ने नागभट्ट को इस्लाम का शत्रु बताया था। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे जो राजकवि और राजगुरु दोनों थे। तो राजशेखर एक कवि थे, कवि और राजगुरु भी थे, तो जो इसके दरबार में रहते थे। ठीक है। ये राजकवि भी थे। राजशेखर के कपूर मंजरी नामक नाटक ग्रंथ की रचना की। ये इन्होंने एक रचना की। इनकी जो रचना है उसका नाम है कपूर मंजरी। ठीक है। प्राकृतिक भाषा में और काव्य मीमांसा नामक काव्य साहित्य की रचना की। और एक और इन्होंने लिखा था काव्य मीमांसा। ठीक है। ये दो चीजों की रचना की। महिपाल के समय में बगदादी निवासी अलमसूदी भारत आया। अलमसूदी, ये जो महिपाल है, महिपाल, इसके बाद कोई राजा इनका लड़का उड़का हुआ होगा। तो इसके समय में बगदाद के निवासी जो था, बगदाद का निवासी कौन था? अलमसूदी। 916 ईस्वी में आया था, भारत आया। और गुर्जर परितिहार के समय 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे, इन्हीं के समय में मोहम्मद गजनवी 1019 ईस्वी में, कौन? महमूद गजनवी पहली बार आक्रमण करता है। पहली बार आक्रमण करता है। ठीक है। आक्रमण किया और इस समय यहाँ का शासक जो था, जब वो पहली बार वो था राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल ये यहाँ का शासक था और यह बिना युद्ध किए
कन्नौज को छोड़कर भाग गया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। ये सब राजपूत काल में ही है। राष्ट्रकूट की उस भौगोलिक इकाई के शासक थे जिसे राष्ट्र कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम जो था राष्ट्रकूट पड़ा था। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक उसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी मान्यखेट थी। मान्यखेट थी। ठीक है। इसने भी महाराजा धीराज की जो पदवी थी वो धारण की थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के वंश में कृष्ण प्रथम नाम का कोई राजा हुआ, उसने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर जो शंकर भगवान का है, मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। तो कैलाश मंदिर का किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। और यह पहला शासक था जिसने इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। और गोविंद तृतीय ने दक्षिण के अनेक शासकों को पराजित कर एक कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की थी। तो कीर्ति नारायण जो है, नारायण, इसकी की उपाधि जो थी गोविंद तृतीय नामक राजा था, इसने ये उपाधि धारण की थी। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ अमोघ वर्ष प्रथम हुआ और यह अपने पिता की भांति महान शासक हुआ। अमोघ वर्ष प्रथम ने नृपतुंग की उपाधि धारण की थी। नृपतुंग, इसने पाल शासक नारायण पाल को पराजित किया और यह पहले देवी की पूजा करता था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया, फिर बाद में सन्यासी हो गया और इसके जो गुरु आचार्य थे वो थे जिनसेन। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग। अब एक हेडिंग है साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग। तो ये हमारा चलता है 1000 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है। अब गुर्जर प्रातिहार वंश का पतन के बाद देश का अत्यधिक जो है क्या था, विखंडन हो गया था। इस तरह पूरा उत्तर भारत महमूद गजनबी के आक्रमण से जो उत्तर भारत था वो पूरा आतंकित था। गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य के खंडहर पर अनेक राजवंशों का शासन हुआ। इसमें बहुत सारे नाम हैं। मालवा में परमार वंश, बुंदेलखंड, फिर अजमेर, काशी, कन्नौज, त्रिपुरी, गुजरात आदि आदि तमाम थे। अब हम देखते हैं मालवा पर परमार वंश। ठीक है। मालवा पर परमार वंश जो इम्पोर्टेंट है वही बताता चलूंगा। प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में परमारों का आदि पूर्वज परमार था और इसकी राजधानी जो थी, इनकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। और मालवा के परमार वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक जो था वो था मुंजराज। इसने बहुत सारे विजय प्राप्त किया था। तो मुंजराज जो था, मुंजराज स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का संरक्षण हुआ था। इसको कवि मित्र कहा गया है। सॉरी, इसको कवि मित्र कहा गया है। ठीक है।
किसको? मुंजराज। क्योंकि ये विद्वान था तो विद्वानों का संरक्षक भी करता था, उनको इज्जत देता था अपने दरबार में और सम्मान करता था, इसलिए इसको कवि मित्र कहा गया है। मुंजराज के दरबारी कवि जो थे पद्मगुप्त थे। इन्होंने, जो इसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, उनका नाम था पद्मगुप्त। पद्मगुप्त थे। इनका एक और नाम था परिमल गुप्त। परिमल गुप्त, ठीक है, दोनों एक ही नाम का है, पद्मगुप्त और परिमल गुप्त। इन्होंने एक रचना की थी, इनकी जो रचनाएं थी वो था नौ साह सांक चरित। नव साह सांक चरित, ये इनका एक ग्रंथ था। भोजराज इस वंश का सबसे महान शासक हुआ और इसने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को अपना, जो राजा भोज था वो परमार वंश का राजा था, राजा भोज। फिर इसने क्या किया था, उज्जैनी से अपना राजधानी यहाँ से हटा करके इसने धारा नगरी ले आता है, ठीक है, फिर यहाँ से यह शासन करता है। भोजराज ने ही धारा नगरी को बसाया था। तो भोजराज जो था, भोजराज या राजा भोज, और दोनों नाम एक ही है, तो इसने ही धारा नगरी का बसाया था। ये स्वयं भी एक विद्वान था और विद्वानों की काफी इसके काल में संरक्षण मिला। और धनपाल भोजराज के समय तक जीवित रहा और भोजराज के कहने पर तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। तो भोजराज के कहने पर धनपाल ने, धनपाल द्वारा रचित जो है धनपाल काल की रचना, वैसे रचना पूछा नहीं जाएगा पर लिख लो, तिलक मंजरी, क्योंकि कोई कोई बुक पूछ लिया जाता है। तो ये इनकी रचना थी। फिर उसके बाद आता है परमार के बाद सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, इसको चालुक्य वंश भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके चालुक्यों के जो आदि पूर्वज थे चलुक, इसलिए इन्हें चालुक्य कहा गया। चालुक वंश का जो मूल राज सोलंकी था, मूल राज जो था वो सोलंकी नामक था, इसलिए इसको सोलंकी वंश कहा गया। अब मूल राज सोलंकी की जो अनिलवाड़ा की अपनी राजधानी बनाई और इनकी अंतिम राजधानी यही थी, ठीक है। भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी शासन के महत्वपूर्ण शासक बना और जिस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, उसी समय, ध्यान रखना, जब भीम प्रथम गुजरात का शासक था, इसी समय महमूद गजनबी जो था, महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है। भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। तो इसके सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करते समय जो राजा था वो भीम प्रथम था। आक्रमण करता है और महमूद गजनबी के आक्रमण को यह रोक नहीं पाता और वो लूट के लेकर चला जाता है, ठीक है। और इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। भीम प्रथम जो था, भीम
प्रथम जो था, इसके एक मंत्री था, उसका नाम था तेजपाल। तेजपाल और एवं बिमलपाल, इन दोनों ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। भीम प्रथम के समय में इनके जो मंत्री थे, प्रथम के मंत्री लिख देता हूँ यहाँ पे, मंत्री कौन कौन, तेजपाल और बिमलपाल, इन्होंने जैन मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, अबू पर्वत पर, माउंट अबू पर्वत। भीम प्रथम के समय उसका पुत्र कर्णदेव शासक बना, और इसके बाद इसका पुत्र जयसिंह सिद्धराज शासक बना। यह शक्तिशाली शासक था। ठीक है, यह अवंतीनाथ का उपाधि धारण की थी। मतलब जो जैसे जैसे बनते थे, वो अपना उपाधियों का जो नाम था वो बदलते रहते थे। कोई अवंतीनाथ बन गया, कोई महाराजाधिराज बन गया, कोई सुल्तान बन गया। और इसने जो है सोमनाथ का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मा ने। यशोवर्मा, इसने अवंतीनाथ, यह एक उपाधि थी। ठीक है, इसको धारण किया था और इसने सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। इसने एक खंबात में एक मस्जिद भी बनवाई थी। बनवाया। इसके बाद अजयपाल शासक बनता है, और इसके समय जैनियों पर अत्यधिक अत्याचार किया गया। ठीक है, तो इसके बाद मूलराज द्वितीय तथा भीम द्वितीय शासक हुए। और इसके समय में 1178 में 1178 में मोहम्मद गोरी जो है गुजरात पर आक्रमण करता है। दोबारा गुजरात पर आक्रमण किया, और इसमें द्वितीय के नेतृत्व में जो चालुक्य सेना थी, गोरी को पराजित कर दिया। गोरी को पराजित किया, किसने किया था, चालुक्य सेना थी। इसने गोरी को पराजित कर देता है और मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है। वैसे मोहम्मद गोरी कई सारे आक्रमण किया था, लगभग 16-17 बार आक्रमण किया था भारत पर।
फिर आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश, इस वंश का जो उदय था बुंदेलखंड में हुआ था। शुरुआत में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और इस वंश का जो प्रथम शासक था, प्रथम शासक वो था नन्नुक। ठीक है, नन्नुक यह सामंत शासक था। इसके बाद क्रमशः वाक्यपति और जेजा या जय शक्ति शासक हुए। जेजा के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। इसी के नाम पे जेजा, जेजा के नाम पर जो चंदेल क्षेत्र का नाम था, चंदेल क्षेत्र का नाम जो है जेजाक भुक्ति पड़ा था। जेजाक भुक्ति पड़ा। ठीक है, और इस वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वो यशोवर्मन था और धंग इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ और इसने अनेक विजय प्राप्त की। इसने कलिंजर के एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया और इसने खजुराहो के स्थान पर कलिंजर को अपनी राजधानी बनाई। इसीलिए इसको कलिंजराधिपति भी कहा जाता था। फिर राजा धंग अपनी 100 पत्नियों के साथ प्रयाग आया और पत्नियों सहित जल समाधि ले ली। पता नहीं कौन सा राजा था भाई ये, तो ये 100 रानियों के साथ समाधि ले लिया था यहाँ इलाहाबाद आके। इसके बाद इसका पुत्र गंड शासक हुआ। इसने अपने पिता के राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद विद्याधर शासक हुआ। इस वंश का सबसे महान शासक था और 1020 से 21 में फिर महमूद गजनवी आता है और कलिंजर पर आक्रमण करता है। गजनवी कलिंजर पर आक्रमण करता है और विद्याधर ने इस युद्ध का प्रारंभ युद्ध भूमि में सर्वक्षार नीति अपनाई थी। एक नीति अपनाई थी किसने? विद्याधर ने। विद्याधर जब इसका युद्ध हुआ कलिंजर पर तो सर्वक्षार नीति, अब ये पूरी नीति के बारे में मुझे नहीं पता, फिलहाल ये नीति थी, इसको अपनाई थी। कोई होगा षड्यंत्र। ठीक है, फिर आता है कलचुरी वंश। अब कलचुरी वंश इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आता है चौहान वंश। चौहान वंश के बाद गहड़वाल वंश आता है। हम थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। चौहान वंश, ठीक है। चौहानों की जी अनेक शाखाओं में शाकंभरी राजस्थान का नाम है। शाकंभरी जो है राजस्थान का कोई पुराना नाम रहा होगा। के चौहान महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो शासक हुआ राजस्थान में वो चौहानों का था और इस वंश का जो प्रथम संस्थापक था, राजा संस्थापक जो था वो था वासुदेव। ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये संस्थापक था, संस्थापक वासुदेव। अजय राजा अपने नाम पर अजमेर नामक
नगर बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो अजय राज जो था, अजय राज, इसने अजमेर को बसाया था। ठीक है, और यही इसकी राजधानी थी। विग्रह राज बील बीसल देव चतुर्थ इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ, और इसका पंजाब के गजनवी शासकों से युद्ध हुआ और गजनवी शासक पराजित हुए। इस उपलक्ष्य में इसने तुरुस्कजीत की उपाधि धारण की। तुरुस्कजीत, इसने स्वयं संस्कृत भाषा में हरिकेल नाटिका नामक ग्रंथ लिखा, और इसके दरबार में संस्कृत का प्रकांड विद्वान सोमदेव रहते थे। इसने संस्कृत भाषा में ललित विग्रह राज नामक, ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ जो था ये लिखे थे सोमदेव। किसके शासन में रहते थे? शासन काल में अजय राज के। ठीक है, इसके दरबार में ये हो गया। इसने अजमेर में सरस्वती विद्या मंदिर नामक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक बना। इसने अपने पिता को साम्राज्य को सुरक्षित रखा, और इसके बाद अब चौहानों में सबसे इसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये शासक बनता है, और ये इस वंश का जो है सबसे महान शासक होता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के शासक अनंगपाल के पुत्र के अभाव में पृथ्वीराज चौहान ने अपना उत्तराधिकारी चुना, और इसी के समय जो है दिल्ली चौहानों की राजधानी बनी। तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, पृथ्वीराज का सबसे प्रबल शत्रु जो था वो था जयचंद। जयचंद, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण है 1191 में तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, ये पहला तराइन का, प्रथम यहाँ पहला तराइन का युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इसमें जो था मोहम्मद गोरी, और किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। तो इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज जीत गए थे। ठीक है, लेकिन फिर 1992 में, 1192 में फिर आता है कौन? फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। ठीक है, इसमें क्या होता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाते हैं। तो इस प्रकार भारत में मुसलमानों का राज स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये फिर तराइन का पहला और दूसरा युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से भारत का इतिहास जो है बदलता है। ठीक है, पृथ्वीराज के दरबार में जय नायक भट्ट जैसे विद्वान रहते थे, और इन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की।
इनका नाम था जय नायक भट्ट। पृथ्वीराज विजय ये रचना है, रचनाकार, रचनाकार का नाम है जय नायक भट्ट। जय नायक भट्ट। और पृथ्वीराज का दरबारी जो कवि था चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि, एक मिनट, दरबारी कवि जो था वो था चंद्र वरदाई। इसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कर लिखा है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये इंपॉर्टेंट नाम है। दरबारी कवि चंद्रबरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो। ठीक है। फिर गाहड़वाल वंश आता है। गाहड़वाल वंश। गाहड़वाल प्रतिष्ठान जो था कौशाम्बी के चंद्रवंशियों के संतान थे और सर्वप्रथम 1085 में चंद्रदेव ने चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के सेनापति गोपाल को पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की और इसने अपनी राजधानी जो है वो वाराणसी, वाराणसी बनाते हैं। और इसने कन्नौज को भी जीतकर अपने राज्य में मिलाया और गोविंद चंद्र इस वंश का पहला शासक, महान शासक हुआ। तो जिस गोविंद चंद्र ये अच्छा ठीक ठाक शासन चलाया। गोविंद चंद्र इस वंश का पहला महान शासक हुआ और इसने युवराज काल में ही तुर्कों के आक्रमण से वाराणसी की रक्षा की। और इसका जो महासंधि विग्रहिक विदेश मंत्री था, एक महासांधि विग्रहिक, इसका मतलब होता है विदेश मंत्री, विदेश मंत्री जो था वो था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ये काफी विद्वान था, विद्वान आदमी था। इसने एक ग्रंथ का रचना की थी, उसका नाम है कृत्य कल्प तरु। कृत्य कल्प तरु ये इसकी रचना थी इनकी, लक्ष्मीधर की। इसके विजय बाद चंद्र शासक बना। इसने वाराणसी के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और इसके बाद जयचंद शासक बना। फिर इस वंश का सबसे महान शासक हुआ जयचंद। अब जो है 1194 ईस्वी आती है और 94 में फिर मोहम्मद गौरी ने इसके राज्य पर आक्रमण किया और इसके शासन राज्य पर जब आक्रमण करता है तो जयचंद जो है हार जाते हैं और गौरी जो है वो जीत जाता है। ठीक है। और इसका जो युद्ध होता है भारत के इतिहास में, एक तो तराइन का, प्रथम तराइन और दूसरा ही तराइन का युद्ध, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है चंदावर, चंदावर का युद्ध। यहाँ से पूरा इतिहास बदल जाता है भारत का। जब जयचंद की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है तो ये इसी युद्ध में होती है। और इस युद्ध के बाद जयचंद के दरबार पराजित हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे मुसलमानों की सत्ता
आना स्टार्ट हो जाता है। और जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रकांड विद्वान विद्वान जो थे वो श्री हर्ष रहता था। इसने नैषध चरित या खंडन खंड खाद्य की रचना की थी। फिर इसके बाद एक छोटा सा इसमें एक और टॉपिक जुड़ जाता है, कुछ दक्षिण भारत का है। फिर संगम युग आता है। संगम युग में संगम साहित्य के बारे में और संगम युग के बारे में एक अलग काफी बड़ा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बनाऊंगा। तो इसमें काफी कुछ लोग जैसे चोल वंश हुआ, सांड्य वंश हुआ, चेर वंश हुआ, ठीक है, चालुक्य वंश हुआ, पल्लव वंश हुआ। तो कुछ काफी दो चार इम्पोर्टेंट हैं। फिर चोल साम्राज्य है, ठीक है। तो संगम वंश जो है, संगम वंश संगम साहित्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम संगम वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।